हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग सब? आई एम नंदिनी, योर पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट. Before I move on to my further topic, to my next topic, I would like to tell you that we have completed chapter 1, which is Cold War era. Currently, we are doing Contemporary World Politics, which is the first book, okay, of political science. And now we are moving on to the second chapter. I have already covered Arab Spring as well as disintegration of Soviet Union. Now we are moving to the next topic. In the last session, I covered Gulf War. Now I would like to talk about the Middle East crisis. Middle East crisis, Afghanistan. It is nowhere given in the extra material that is provided by the CBSE as well as in the books. But it is very important we cover this topic. If any question comes, even if it's a 1-mark question, 2-mark question, any question comes, we can answer this question. It will not be difficult for us to answer this. Okay. You just have to understand this, how it all went about. It will be easier for you. So what happened? Afghanistan war is not one war. It is basically 3 wars that we are going to talk about. Okay. The very first war was in the year 1979 to 1989. देखो, इसका पता है क्या फायदा है? फायदा ये है कि अगर आपने पिछले सेशंस देखे हैं ना आराम से, तो आप रिलेट कर पाओगे. अच्छा, उस टाइम ऐसा हुआ था तो अब ऐसा हुआ. ठीक है, देखा जाए तो 1979 टू 89 की वॉर के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. ये डिटेल तो अब आया है. ठीक है, 1979 टू 1989. उसके बाद क्या हुआ? 1989 टू 96 वॉर चली थी. उसके बाद नेक्स्ट वॉर चली थी 2001 टू 2014. ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है, अब पता है क्या हुआ? देखो, ये देखो, अब पता होना चाहिए कि यार एक अफगानिस्तान जैसे शहर में क्यों लड़ाई कर रहे थे. व्हाई ओनली अफगानिस्तान? व्हाई हैव मेजर वर्ल्ड पावर्स फ्रॉम अलेक्जेंडर. ठीक है, देख रहे हो? ये ध्यान से देखो. From Alexander to the British Empire always wanted to conquer or attack a relatively small landlocked country. पता है, जो अफगानिस्तान था ना, वो एक लैंडलॉक कंट्री मतलब पता है क्या होता है? आसपास सी नहीं थी उसके. यहाँ भी लैंड कंट्री, यहाँ भी कंट्री, यहाँ भी कंट्री, हर जगह उसकी कंट्री थी. कोई भी सी नहीं था. भाई एक बात सुनो ना, अगर सी हो तो कंट्रीज लड़े कि यार इसको मैं जब्त कर लेता हूँ, जो आगे की सी है वो भी मेरी हो गई. एक ये हो सकता था. या बड़ी कंट्री है, बड़े रिजर्व्स हैं, बहुत पैसा है, बहुत वेपन्स है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, तो मैं एक्वायर कर लेता हूँ. बट यार अफगानिस्तान के साथ तो ऐसा था ही नहीं कुछ भी. तो फिर क्यों अफगानिस्तान के साथ लोग लड़ना चाहते थे, उसको एक्वायर करना चाहते थे? ये बात सोचो ना. Alexander to British Empire always wanted to conquer or attack a relatively small landlocked country, which was a Central Asian country. ठीक है, क्यों? इसका रीजन था, इसका बहुत एक सॉलिड रीजन था. अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक कंट्री. मैंने अभी आपको बताया, एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया. मैं अभी आपको मैप दिखाती हूँ. एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया का मतलब क्या हुआ? ये देखो ना, ये अपना इंडिया, अफगानिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान. भाई एक बात समझो, अगर यहां से लोग कोई वो करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस ट्रेड करना चाहते हैं, अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा. यहां से लोग इंडिया आना चाहते हैं, अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा. यहां से मिडिल ईस्ट से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो अफगानिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा. तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी थी. मंगोलिया से लोग आ रहे हैं, उज्बेकिस्तान, ये तो अब पहले तो ये यूएसएसआर था पूरा, अभी तो जाकर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में. तो कहीं भी अगर ट्रेड करना है किसी भी कंट्री के साथ, तो ये बिल्कुल मिड लोकेशन थी. समझ रहे हो? इट वॉज एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया. साउथ एशिया पता है कौन सा हुआ? जहां पे इंडिया है, इस साउथ एशिया, बिकॉज ऑफ इट्स सेंट्रल लोकेशन. मैंने अभी बताया ना, क्योंकि लोकेशन उसकी ऐसी थी, सेंट्रल लोकेशन थी कि इट बिकेम बिटवीन द पार सीट्स. पार सीट्स कौन सी हुई? यूएसएसआर, यूएसए, हर जगह
कोई भी ट्रेड करना चाहते थे लोग तो वो करने से पहले उनको अफगानिस्तान को पार करना पड़ता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर यूरेशिया, यूरेशिया क्या होता है? यूरोप और एशिया का जो एरिया होता है उसे यूरेशिया बोलते हैं। मिडिल ईस्ट कौन सी कंट्रीज हो गई? आप बताओ। मिडिल ईस्ट तो हमने पढ़ रखा है ना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो गई। ये देखो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पता है कौन सी हुई? इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, हमने पढ़ा था ना इनके बारे में, गल्फ वॉर में भी पढ़ा था। ठीक है, ये सब कंट्रीज देखो, कुवैत, ये सब, यहाँ से भी अगर ट्रेड करना है तो अफगानिस्तान पार करना पड़ता था। सारी प्रॉब्लम ये आ रही थी। तो क्या हुआ देखो, अफगानिस्तान इज बॉर्डर्ड बाय पाकिस्तान टू इट्स ईस्ट एंड साउथ, ईरान टू द वेस्ट, टर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान टू द नॉर्थ एंड चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या हुआ। अच्छा सब लोग ध्यान से देखना, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया, मैप पे पता होगा कौन सी कंट्री कहाँ है, बहुत इजी हो जाएगा, कुछ चीज रटनी नहीं पड़ेगी। अब देखो कहाँ है, हमने कौन कौन सी कंट्री की बात करी? टर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब यहाँ है, अफगानिस्तान के नॉर्थ में है। ये रही चाइना, इसको बॉर्डर कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर कर रहा है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब है मेरे पास। इसका जवाब ये है कि जो ये एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, दिस इज पीओके। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इंडिया डायरेक्ट नेबर नहीं है अफगानिस्तान का। चलो ठीक है, मूविंग ऑन। देखो ये देख लो एक बार, ये पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप है ये, और ये है फिजिकल मैप। एक एक चीज को ध्यान से समझो। अफगानिस्तान ये रहा ना, इसको देखो, इतने डीप में तो हम लोग जाएंगे नहीं, बट ये क्या है? अफगानिस्तान, ये ध्यान रखना। काबुल कहाँ है, मजर शरीफ कहाँ है, हेरत ये रहा, कंदहार ये रहा। ठीक है, आपको पता है इनका ना एक, जैसे एक माला होती है ना, ऐसे इनका भी एक ब्रिज था, इसे गार्लैंड ब्रिज कहते थे, गार्लैंड ब्रिज। यार ये तो ऐसे कुछ मतलब बताना नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रही हूँ कि इसको गार्लैंड ब्रिज कहते थे, क्योंकि ये एक शेप ऑफ गार्डन थी। गार्डन किसे बोलते हैं? जो एक हार होता है। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब क्या हुआ, अफगानिस्तान की बात कर रहे थे हम लोग। एक तो पहली बात, अफगानिस्तान इज इजी टू इन्वेड। क्यों? क्योंकि यूनिटी नहीं है। कुछ लोग हैं, ऐसे कह लो ना, कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम, कुछ क्रिश्चियन, कुछ सिख। तो ये लोग ऐसे करें कि छोटे छोटे ग्रुप्स बना ले, यूनिटी ना रखें, तो इंडिया भी डिवाइडेड हो जाएगा। बट नहीं, इंडिया में क्या रखते हैं हम लोग? स्ट्रेंथ इन यूनिटी। ठीक है, इसमें बट ये बहुत अलग था। अफगानिस्तान में ना, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज्यादा उज़्बेक्स। ठीक है, अब चलो इनकी बात तो हम लोग कर लेंगे बाद में। बहुत, मेरा कहने का मतलब है, बहुत सारी क्या थी? एथनिसिटी। ये तो हम पढ़ लेंगे कौन कौन वहां रहते थे, बट बहुत अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, लोग रहते थे। लो नहीं कुछ बोलना है ऐसे। अफगानिस्तान इज इजी टू इन्वेड, डिफिकल्ट टू कॉन्कर। डिफिकल्ट टू कॉन्कर क्यों था? अभी पढ़ते हैं। इम्पॉसिबल टू रूल बाय एनी फॉरेन पावर। ऐसे क्यों कह रहे हैं? चलो ठीक है, एक तो उसकी ज्योग्राफी ऐसी है, इस वजह से डिफिकल्ट टू कॉन्कर। मैं बताऊं क्यों? यार ये ना नॉर्मल प्लेन्स नहीं थे, जैसे हमारे यहाँ सड़कें होती हैं, उनके वहां पे ऐसी सड़कें नहीं है। सारा का सारा माउंटेनियस एरिया है, मतलब इतने, और माउंटेन्स नॉर्मल माउंटेन्स नहीं है, इतने अलग टाइप के माउंटेन्स हैं, मतलब कि जहां तुम छुप छुप के मारते हो। उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी ऐसी थी, इनको हराना बहुत मुश्किल था। लोग पहाड़ों के बीच में चढ़ के मार रहे, तुम पहाड़ों पे कैसे चढ़ जाओगे? और इतने रग्ड माउंटेन्स बोलते थे इन्हें, इतने रफ थे, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? एंड ट्राइबल एंड एथनिक डिविजन्स, इनको रूल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक टाइप के लोग नहीं थे वहां पे अलग अलग टाइप के लोग थे, सबके अपने अपनी कहने थे, सबका अपना अपना कल्चरल अफेयर था, सब लोग बहुत डिफरेंट थे इस वे में। ठीक है, आप लोग ये बात समझ गए हो? ठीक है, जल्दी से ये देखो, दीज आर, एक बार देख लो यार, ये ना, ये जो मैं माउंटेन कह रही थी, तो मैं इनका नाम मैं एक बार लिख देती हूँ। दीज आर कॉल्ड, ये पता होना चाहिए आपको, हिंदू कुश माउंटेन बोलते थे इनको। ठीक है,
ये इतने रफ रग्ड थे कि इसने अफगानिस्तान को इनटू 2 कर दिया था। ध्यान से देखो इन माउंटेन्स को, ठीक है। ये यहाँ पे थे, यहाँ पे डेजर्ट रीजन था, बहुत ही ज्यादा डेजर्ट था यहाँ पे, बहुत रफ, ये सारा एरिया डेजर्ट था। ये कंदहार है ना, इससे थोड़ा नीचे नीचे ही था ये नहीं, सिर्फ ये एक ही बात कर रही हूँ मैं। एक बार मैं दोबारा बना के दिखा देती हूँ, क्लैरिटी हो जाएगी तुम लोगों को। डेजर्ट रीजन पता है कौन सा था? जो कंदहार बना हुआ है ना, ये चाहोगे ना पीपीटी शेयर कर दूंगी, देखो ये कंदहार जो रीजन बना हुआ है, ये सारा डेजर्ट रीजन था। जो मैं आपको 4 नाम बता रही थी, ये देखो ये आ गए। पश्तून था, ताजिक, हजारा, उज्बेक, 4 टाइप के लोग थे। 42%, 27%, और ये इतने बड़े बड़े नहीं थे तो, बट ये मिनिमल थे। जैसे एक बात ये बताना चाहती हूँ कि जो पश्तून लोग थे ना, सबसे ज्यादा 42 थे ये लोग परसेंट, ठीक है। इनका क्या सीन था मैं बताती हूँ। ये बॉर्डर देख लो। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ये बॉर्डर है ना, इसे बोलते हैं ड्यूरन लाइन। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है। पहले तो हम बोलते थे ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लाइन, क्योंकि पहले इंडिया को ब्रिटिश ने एक्वायर कर रखा था ना, अंडर ब्रिटिश था ना इंडिया पहले, तो उस टाइम पे। बट अब जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान और ये इस लाइन को बोलते हैं ड्यूरन लाइन। इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी आपको, अभी फिलहाल के लिए ये देख लो कि ये ड्यूरन लाइन है। ये ड्यूरन एक नाम का बंदा था, उसके ऊपर बनी है ये लाइन, ठीक है। ये सब समझ आ गया। अब पश्तून की बात बता रही थी मैं आपको। कुछ पश्तून यहाँ रहते थे, कुछ यहाँ रहते थे। ये सारे एरिया में, ये सारे ये नीचे की साइड, ठीक है, सर्दर्न साइड रहते थे पश्तून। तो क्या हुआ, जब ये लाइन बन गई थी ना, तो क्या ये लोग डोमिनेट ना करे किसी भी एक कंट्री को, तो इनके बीच की लाइन ऐसे क्रिएट कर दी थी कि कुछ पश्तून इधर आ गए थे, कुछ पश्तून इधर आ गए थे, ठीक है। तभी 42% यहाँ आते और कुछ परसेंट यहाँ आती, ठीक है। ये बात याद रखना। मूविंग ऑन। अब ठीक है, अब क्या हुआ, द ग्रेट गेम क्या है, ये भी याद पता होना चाहिए तुम लोग को। अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सुप्रीमेसी इन सेंट्रल एशिया। क्या था ये उस टाइम पे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब चीजें तो थे नहीं, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, देखो जो इंपीरियल रशिया था ना, देख रहे हो आसपास उसके कई सी तो है नहीं, हर जगह लैंड ही लैंड है। तो वो क्या चाहता था, वो चाहता था मैं ऐसे कॉन्कर करूं, यहाँ पे आके लड़ूं, जिससे कि मेरा ये सी एरिया मेरा हो जाए, जो ये सी है ना, ये सारा मेरा हो जाए, और ये सब मैं एक्वायर कर लूँ, ये ब्रिटिश इंडिया सारा, ये अफगानिस्तान सारा मैं एक्वायर कर लूँ। वो ये चाहता था। बट ब्रिटिश इंडिया, आपको क्या लगता है कमजोर था? वो आगे जाके, तो इनकी लड़ाई पता है कहाँ होती थी? इनकी लड़ाई अफगानिस्तान में जाके होती थी, बहुत लड़ाई होती थी इन लोग की। तो देखो ये है ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस रशियन एम्पायर, 19वीं सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। तो इनकी बहुत लड़ाई हुई, बट एक टाइम के बाद ऐसे हो गया कि यार इट्स ऑफ नो यूज टू फाइट लाइक दिस, ऐसे लड़ने का कोई फायदा तो उन्हें लग नहीं रहा था। तो इनके बीच में कोई ट्रीटी साइन हुई कि चलो सब कुछ नॉर्मलाइज कर देंगे, ना तुम यहाँ आओगे ना मैं यहाँ आऊंगा। अफगानिस्तान में दोनों ने कह दिया था कि हम जाएंगे ही नहीं अफगानिस्तान में, ठीक है। 1919 ये डेट याद रखना। ट्रीटी वाज साइंड विद ब्रिटिश एंड इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान। इसकी और इसके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी कि मैं अब नई तेरी वो टेरिटरी नहीं एक्वायर करूंगा, ना तू मेरी कंट्री में आएगी, ठीक है। 1919 की ट्रीटी ये थी। चलो ठीक है, अब एक फटाफट देखते हैं। मैंने आपको ये सब बता दिया। अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान भी कहते थे। गाइज आई कैन मेक अ पीपीटी एंड रीड द लाइन इन फ्रंट ऑफ यू, और इनको वेग स्टाइल में पढ़ा के भी खत्म कर सकती हूँ, बट आई रियली वांट यू टू नो कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अब तुम्हें कभी भूलेगा नहीं कि 1979 और 89 में रेड आर्मी गई थी। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था गल्फ वॉर में। अब कभी भी नहीं बोलोगे कि हुआ क्या था एक्चुअली में, तुम्हें डिटेल में सब पता लग जाएगा। यार एक्स्ट्रा लिख के आओगे ना, कभी भी मार्क्स कटेंगे नहीं। कम नहीं लिख के आना, बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं लिख के आना, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं देना। या मैं भी एक 100 on 100 स्कोरर हूँ, तो मुझे पता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इस बारे में भी मैं बात कर लूंगी आप लोगों से। बट बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, 100 on 100 आई गॉट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स,
ठीक है, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट बट आई एम हियर टू हेल्प यू गाइज हाउ यू कैन डू दिस. इट्स नॉट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल कुछ नहीं होता है, समझो बस ध्यान से. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, ये बोलते थे लैंडलॉक कंट्री थी, हमने अभी पढ़ा था. लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट, सेंट्रल एंड सर्दर्न एशिया. सर्दर्न एशिया इंडिया हो गया, सेंट्रल एशिया मंगोलिया वाला साइड हो गया, और वेस्टर्न एशिया कौन सा हो गया जो हमने पढ़ा था, इराक, ईरान. ठीक है, इनके कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, जब एक जुट जाना, जो कॉन्ग्रीगेशन टाइप होता है उसे हम कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं. ठीक है, कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां हर चीज एक मिल रही है. ये दिस पॉइंट इज कॉन्फ्लुएंट पॉइंट. क्या हुआ, मॉडर्न अफगानिस्तान हैज सीन देयर 3 मेजर वॉर्स. 3 मेजर वॉर्स मैंने बता दिया ना आपको. सोवियत इन्वेजन बोलते थे. सोवियत इन्वेजन मतलब यूएसएसआर लड़ने आ गया था. रेड आर्मी आई थी ना 1979 टू 89 में. क्यों आई थी, कब आई थी, क्यों आई थी तो मैं अभी बताऊंगी. कब आई थी आप याद रखना, 1979 टू 89. फिर अफगान सिविल वॉर हुई थी. सिविल वॉर मतलब वो अंदर ही अंदर कंट्री में हुई थी. ये कब हुई थी आप बताओ, जब 1979 टू 89 खत्म हुआ तो 89 टू 96 हुई थी. ठीक है, उसके बाद कौन आ गया था यूएसएसआर में, मिशेल गोर्बचेव, भी हम पढ़ चुके हैं. अफगान वॉर कब हुई थी, 2001 टू 2014. आज तक इसमें क्यों लिखा है प्रेजेंट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज तक भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है वहां पर. मैं आपको बताऊंगी क्या हुआ था. बॉर्डर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, ड्यूरन लाइन. ड्यूरन लाइन पता है, 1893, 1893 ड्यूरन लाइन. ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे देखो, मैंने आपको बताया था ना ब्रिटिश इंडिया, अब तो वो पाकिस्तान के साथ बनाती है अपनी लाइन, क्योंकि वो अलग हो गए थे. फिर इसका फाउंडर कौन था ये आपको याद रखना पड़ेगा, अहमद शाह अब्दाली. पश्तून 42%, ताजिक 27%, ये तो सब मैंने आपको बता दिया है. उज़्बेक और हजारा भी थे वहां पे, थोड़ा सा डोमिनेंस था, ज्यादा नहीं था उन लोग का. अच्छा, एक बात ये मैं बताना भूल गई आप लोगों को, ओनली 12% लैंड इज एरेबल. मतलब ऐसा सीन नहीं था कि एक साल में 3 हार्वेस्ट निकल रहे अपने इंडिया जैसे. सारी लैंड जो थी ना वो एरिड थी. एरिड मतलब जो कि जहां पे कि फसलें नहीं उगाई जा सकती. ठीक है, एरिड लैंड वो होती है जहाँ पे फॉर इंस्टेंस कोई चीज उगा नहीं सकते, वहां पे हार्वेस्टिंग तुम कर ही नहीं सकते. एरेबल लैंड वो होती है जो कि प्रोडक्टिव होती है, यहाँ पे हम कुछ ग्रो कर सकते हैं, एरिड लैंड में नहीं कर सकते. बस ये कहने का मतलब है कि इतना बैकवर्ड था अफगानिस्तान कि सिर्फ 12% लैंड उनके पास ऐसी थी. इतने माउंटेन्स थे, यहाँ पे क्या उगाओगे, सब्जियां वब्जियां कहाँ उग पाएंगी. तो सारी बात ये हो रही थी. अच्छा ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सोवियत इन्वेजन 1979 टू 89. ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं. क्या हुआ, इन अप्रैल 1978 द गवर्नमेंट ऑफ दाऊद खान, सबसे पहला पता है कौन था, किंग जाहिर शाह, सबसे पहला ये था. ठीक है, ये क्या चाहता था, ये 3 चीजें चाहता था. ये चाहता था वुमेन की एजुकेशन हो, पढ़ाया जाए वुमेन को, स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए बच्चों के. ठीक है, दूसरा ये क्या चाहता था, ये चाहता था डेमोक्रेसी भी आए. डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद ये क्या चाहता था, ये चाहता था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी चाहता था, विच मीन्स ही वाज अ गुड लीडर. वो चाहता था रिफॉर्म्स आए. ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जगह पॉलिटिकल राइट्स वर्ड भी यूज कर सकते हो. पॉलिटिकल राइट्स के लिए भी लड़ता था कि हर एक को राइट टू वोट, राइट टू स्टैंड, राइट टू स्पीक, सब होना चाहिए. ठीक है, चलो इसके बाद कौन आया, किंग जाहिर शाह के बाद, इसके बाद आए थे किंग, देखो यहाँ पे लिखा है नाम, किंग दाऊद खान. दाऊद खान पता है कौन है, दाऊद खान है किंग जाहिर शाह का कजन. जब किंग दाऊद खान आया ना, उससे बोला मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ. ठीक है, मेरा कजन था यहाँ का, किंग था वो यहाँ का, बट मैं ये सब नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों पोस्ट होल्ड करूंगा. ठीक है, तो उसने क्या किया, अब दाऊद खान तो आ गया. उसके बाद 1978 की बात है, ये सब नाम पता होने चाहिए, इनके ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है. 1978 में ध्यान देना. ठीक है, 1978 में, 1978 द गवर्नमेंट ऑफ दाऊद खान वाज ओवरथ्रोन. ओवरथ्रोन है ना, कूप.
तख्ता पलट बोलते हैं ना इसे, ठीक है। ये वर्ड मैं सीख कर आई हूं, मुझे भी नहीं पता था इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। खूब। आफ्टर दिस पावर केम इन द हैंड्स ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी। लेफ्टिस्ट पार्टी पता है कौन सी थी? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, पीडीपीए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये थी एक कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। द न्यू गवर्नमेंट विद सोवियत बैकिंग। सोवियत बैकिंग क्यों भाई? एक बात सुनो, कम्युनिस्ट नेशन है, यूएसएसआर कम्युनिस्ट नेशन को क्यों सपोर्ट नहीं करेगा? वो तो कहता था हाँ हाँ भाई तू कम्युनिस्ट है ना, मैं तेरे को सपोर्ट करने वाला हूँ। फुल बैकिंग थी यूएसएसआर की। द न्यू गवर्नमेंट विद सोवियत बैकिंग इंट्रोड्यूस्ड लैंड एंड सोशल रिफॉर्म्स। लैंड एंड सोशल रिफॉर्म्स मतलब क्या होता था? पहाड़ों का एरिया था, वहां पे कुछ लोगों के पास बहुत लैंड थी। पहली बात ना, ये लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे कि जो बाहर के लॉज रूल्स हमारे सामने लाए जा रहे हैं बाय सो कॉल्ड सोवियत यूनियन, हम लोग फॉलो नहीं करने वाले। इतने सालों से हम लोग रहते हुए आ रहे हैं, हम लोग जो हमारे पुराने ख्याल हैं हम सिर्फ उसके साथ रहने वाले हैं। बट इन्होंने क्या किया, जब सोवियत यूनियन इसके अंदर आया तो उसने कहा जो भी एक्स्ट्रा लैंड है ली जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट होगी जिसके पास एक्स्ट्रा लैंड है। ये सब रिफॉर्म्स ही लाना चाहता था, ठीक है, which were highly resented by largely Muslim and anti-communist population। जो एंटी कम्युनिस्ट मतलब डेमोक्रेसी के फेवर में है, वो लोग प्रो डेमोक्रेसी है, ठीक है भाई। वो लोग क्या कहेंगे, हाँ हाँ ठीक है करो करो, हमारी लैंड ले जाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऑफ कोर्स नॉट। अब मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों रिसेंट करती थी, मुझे ये बताओ, मुझे आंसर दो कि मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों रिसेंट करती थी? उसका क्या मतलब है रिसेंट करने का? कभी सोच रहे हो? पता है क्यों? देखो, कहा जाता था जो कम्युनिस्ट नेशन होता है ना, जो कम्युनिस्ट नेशन होता है, एंड स्पेसिफिकली कम्युनिस्ट नेशन जो होता है यूएसएसआर, वो पता है क्या है? एथीस्ट है, एथीज्म को फॉलो करता है। एथीस्ट कौन होता है? जो भगवान को मानते ही नहीं है, जिनका कोई रिलीजन ही नहीं होता है, उनके लिए भगवान एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या कहते थे? एंटी पॉपुलेशन। व्हाट फॉलोड वाज द कॉल ऑफ जिहाद। अब जिहाद कहां से आया? जिहाद तो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, है ना। जिहाद कहां से आया? जिहाद का मतलब पता है क्या होता है? स्ट्रगल, सर्वाइविंग, स्ट्रगल, स्ट्राइविंग एंड डिटर्मिनेशन towards a particular work or activity। ये क्या होती थी? ये रिलीजन पे होती थी, ठीक है, ये रिलेटेड टू रिलीजन बोलते थे। ये जिहाद का मतलब ये होता है, ठीक है। इन विच मुजाहिदीन्स कौन होते थे? जिहाद को फॉलो करते थे ना, उन्हें मुजाहिदीन्स बोलते थे। बोथ रूरल एंड अर्बन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स बैक्ड बाय यूएस। भाई एक बात बताओ, को सपोर्ट करेगा अफगानिस्तान को, इस पार्टी को सपोर्ट करेगा बेसिकली जो कम्युनिज्म लाना चाहती है। जो ऑपोजिट पार्टी है, जो नॉन कम्युनिस्ट है, नॉन कम्युनिस्ट पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी, वो लोग कहते थे जिहाद को लेकर आए ना, वो लोग जिहाद फॉलो करते थे। उन्होंने बोला, यूएस कहता था हमारा तुम्हारे पास फुल सपोर्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें। जब हाँ यूएसएसआर कर रहा है तो इसकी तो ड्यूटी बनती है यूएस आके इनको सपोर्ट करे। These uprisings, along with infightings and coup within the government, prompted the Soviets to invade the country on Christmas Eve. Christmas Eve, 1979। आपको एक बात बताऊं, पीडीपीए के लोग भी आपस में लड़ते थे। इतनी लड़ाई हो गई थी कि रशिया को एट द एंड अपनी इक्विपमेंट्स वगैरह भेजने ही पड़े। 1979 में आपको बता रही थी ना, 1979 हम तभी से तो वॉर शुरू हुई थी। 1979 10 साल तक यूएस ट्रूप्स वहां रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। और किसी ने बुलाया था इनसे पूछ के आओ जरा, बुलाया था क्या इनको? किसी ने भी नहीं बुलाया। बिन बुलाए मेहमान, कम्युनिस्ट नेशन है, हम सपोर्ट करेंगे यार, जो है हम सपोर्ट करेंगे।
ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट से। अब पता है क्या हुआ था, 1 लाख ट्रूप्स तो सोवियत यूनियन ने भेजे थे, ठीक है, एंड सोवियत कंट्रोल्ड ऑल मेजर सिटीज टाउन्स। अब पूछा जाए तो सिटीज और टाउन से क्यों कंट्रोल करता था और किसी रूरल एरिया तक क्यों नहीं पहुंच पाता था? क्योंकि मैंने बताया है वहां पे बहुत ही रग्ड माउंटेन्स थे, रग्ड मतलब रफ माउंटेन्स, वहां तक पहुंचा जाना बहुत ही मुश्किल था। तभी तो लोग वहां जाकर छुपकर कुछ कर सकते थे, बट वहां पे ऐसा नहीं था कि पूरी की पूरी आर्मी जा सकती है, क्योंकि जगह ही नहीं थी जाने की वहां पे। ठीक है, चलो ठीक है। वाइल द मुजाहिदीन, क्या बताया था मैंने, जो लोग जिहाद को फॉलो करते थे, ठीक है, उन्होंने स्प्रेड किया थ्रू आउट द कंट्री। अब देखो, जो सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान के लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट जो नॉन कम्युनिस्ट और मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको कौन वो देगा, साइड देगा? पाकिस्तान आया था, सऊदी अरेबिया आया था, चाइना आया था, यूएस आया था, उसने कहा था हम तुम्हें सपोर्ट लैंड करेंगे। ठीक है, देखो इसमें लिखा है द कंट्री एंड एल्यूडेड मतलब एस्केप सोवियट्स विद गुरिल्ला टैक्टिक्स। गुरिल्ला टैक्टिक्स पता है कौन से होते हैं? जो मैन टू मैन फाइट नहीं होती, ये नहीं कि आज सामने सामने मिलके लड़ाई कर रहे हैं। वो लोग क्या करते थे, माउंटेन्स के पीछे जाकर ना छुप जाते थे और शूट कर देते थे, वॉर करते थे और एकदम से भाग जाते थे। ठीक है, ये सब चीजें वो क्यों करते थे? क्योंकि ना उनको ऑफ कोर्स वो बचना चाहते थे यार, वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग पकड़े जाए और उन्हें कोई मार दे। एंड ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम यूएस, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ये मैंने अभी आपको बताया। वेरियस वॉरलॉर्ड्स क्या होते हैं? वॉर ग्रुप्स। ठीक है, याद रखना, वॉरलॉर्ड्स आर वॉर ग्रुप्स एंड ग्रुप्स लाइक तालिबान एक था, अलकायदा एक था। ये सब पता है कब आए थे? इनको ये आए थे लेट 1980s में। ठीक है, emerged in 1980s। ठीक है, मैंने ये बताया आपको। with US providing weapons and support from पाकिस्तानी ISI। ISI क्या था? सिक्योरिटी ग्रुप था, सिक्योरिटी फोर्स बोलते थे इसको। The war was drawn to a bloody stalemate। स्टेलमेट मतलब क्या होता है? जो डेडलॉक हो जाता है, यहाँ से भी कोई कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये लोग एक पीस अग्रीमेंट आ गया था कि यार आगे फाइट नहीं करेंगे, बहुत नुकसान हो रहा है, तो इस फाइट का कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। और एक बात सुनो ना, मैंने पहले भी बताया कि रशिया किस खुशी में गया था वहां पे, उसे किसी ने बुलाया था, किसी ने हेल्प मांगी थी? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा, अब ये बात करें सोवियत विड्रॉल कैसे हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव आया था पार में, ये आप सबको पता है। ठीक है, ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 1985 एज अ पार्ट ऑफ हिज रिफॉर्म्स। वो कौन से रिफॉर्म्स लाना चाहता था? वो डेमोक्रेसी लाना चाहता था ना, बट वो डिसइंटीग्रेशन नहीं चाहता था। वो चाहता था यूएसएसआर एक ही रहे, बट वो वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर ले, थोड़ा हमारा नेशन डेमोक्रेटिक बन जाए। He announced the gradual withdrawal of the Soviet troops। उसे पता है क्या पता लगा? उसे पता लगा कि यार मुझे तो ये नुकसान ही लग रहा है कि हम लोग इतना पैसा वैसा अपने लोगों को भेज रहे हैं वहां पे, तो इसका फायदा क्या हो रहा है? अल्टीमेटली तो यार ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं, हम इतना पैसा इनको वेजेस भी दे रहे हैं। सोवियत यूनियन का पता है क्या हाल हो गया था? कि उनको फूड एक्सपोर्ट कराना पड़ रहा था। इतना बुरा हाल हो गया था, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कब तक उनके पैसे देते रहेंगे यार? प्रोडक्टिव एसेट्स नहीं बन रहे। हमने पिछले टॉपिक में यही तो पढ़ा है, कोई लैंड प्रोडक्टिव एसेट्स ये सब बन ही नहीं रहा था, लैंड में कुछ काम नहीं हो रहा था, तो उस लैंड का भी क्या फायदा था? हल्के हल्के मिखाइल गोर्बाचेव थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। As a part of his reforms, he announced the gradual withdrawal of the Soviet troops, ठीक है, from Afghanistan। अब क्या हुआ 1986 में? Soviet backed government led by मोहम्मद नजीबुल्लाह। अच्छा, पता है अब क्या हुआ? 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव आया ना, तो उसने ना विड्रॉ करना शुरू कर दिया कि अब मैं ऐसे सोवियत ट्रूप्स को वहीं नहीं रखे रहने दे सकता। तो अब कौन पावरफुल हो गया था? थोड़ा सा यूएस पावरफुल हो गया था, क्योंकि हल्के हल्के वो विड्रॉ कर रहे थे, तो यूएस तो चाहता था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी लाई जाए। ठीक है, तो क्या हुआ? अब हमने पहले भी पढ़ा ना, अगर तुम किसी कंट्री को लेट डाउन कर रहे हो, किसी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, तो तुम्हें कोई ना कोई इंसान तो अपॉइंट करना पड़ेगा। मोहम्मद नजीबुल्लाह आया था उस टाइम पे। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। इसके बारे में भी आपको और डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में ना अफगान सिविल वॉर में भी बात हो रखी है।
मोहम्मद नजीबुल्लाह केम इनटू पावर, ठीक है। इन्होंने 96 तक पार किया था, मैं आपको बताती हूँ वैसे क्या था। बाय 1989 ऑल सोवियत ट्रूप्स लेफ्ट द कंट्री, सब सोवियत ट्रूप्स ने कंट्री लीव कर दी थी। हल्के हल्के विड्रॉ तो हो ही रही थी और हल्के हल्के सारी सोवियत ट्रूप्स, एंड दिस मार्क द एंड ऑफ सोवियत इन्वेजन। 1989 में वो लोग चले गए थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्या था? अफगान सिविल वॉर। अगर आप हल्के हल्के समझ रहे हो ना, आप स्टोरीज रिलेट कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो, तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, यूएस डिसइंटीग्रेटेड इन 1991। देखो ये तो हम अब 100 बार भी पढ़ चुके हैं कि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। एंड द नेक्स्ट ईयर सोवियत बैक्ड नजीबुल्लाह गवर्नमेंट व्हिच लॉक्ड इन पॉपुलर सपोर्ट आल्सो फेल। अब क्या हुआ? मैंने आपको बताया फिर जब सोवियत जा रहा है, ठीक है, वो पीछे ना पीछे किसी को तो वो लेकर जाएगा ना। अब वहां का यूएस का पार था, मतलब यूएस चाहता था डेमोक्रेसी आए, सोवियत हल्के हल्के निकल रहा था। सोवियत निकलते टाइम क्या करके गया? ही बैक्ड नजीबुल्लाह। Najibullah was not backed by US, although US was powerful, although he wanted democracy, but किसने नजीबुल्लाह को वो किया था? सोवियत ने। ये कह रहा था मैं जा रहा हूँ, बट एक गवर्नमेंट वहां सेटल हुए और वहां पर क्या हुए, जितना आसान वो सोच रहा था वो इतना आसान निकला नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कैसे, बट वो चाहता था कि सोवियत बैक करे ऐसे गवर्नमेंट, इसको सारी फंडिंग भी सोवियत करता था, तो ये बात ध्यान रखना। पॉपुलर सपोर्ट ऑल्सो फेल। अब ये बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? देखो 1991, यहां देखना ध्यान से, 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद 1992 में नाजीबुल्लाह जो था ना, नाजीबुल्लाह गवर्नमेंट, अब यूएस कहती थी मैं कब तक तेरे को सपोर्ट करूं, तूने तो मेरी सपोर्ट मांगी भी नहीं, मैं तो खुद ही सपोर्ट करे जा रहा हूँ, मैं कब तक करूँ तेरे को सपोर्ट। तो उसने कहा बस अब मैं नहीं दे सकता, फंडिंग रुक गई हल्के हल्के। इसका भी यही ऑल्सो फेल। फेल मतलब गवर्नमेंट हट गई वहां से, ठीक है, इसमें देखो यही लिखा है। फिर क्या हुआ? अब कौन पार में हो सकता था? यूएसएसआर बैक, तो वो हट गया। उसके बाद कौन बचा था? मुजाहिदीन टुक ओवर। ये कौन लोग थे? ही टुक ओवर द गवर्नमेंट एंड बी रब्बानी बोलते हैं इसको, बुरहानुद्दीन रब्बानी, ये नाम ध्यान रखना, ठीक है। बुरहानुद्दीन रब्बानी बिकेम प्रेसिडेंट। इसके बाद क्या हुआ? 1992 में ये हट गया था ना, ये हमने पढ़ा है। 1992 से लेकर 96 में कौन आया? कौन आया? बारूद्दीन बुरहानुद्दीन था ये, ठीक है। इनके नाम हमारे नाम जैसे नहीं होते ना, स्वीटी, रमेश, राम, ऐसे नाम नहीं होते। बुरहानुद्दीन रब्बानी, ठीक है, ये आ गया था। अब क्या हुआ? ही बिकेम प्रेसिडेंट, बट द फाइटिंग अमंग्स द वॉरलॉर्ड्स, कौन होते हैं? वॉर ग्रुप्स, कंटिन्यूड फॉर कैप्चरिंग द पावर। अब ये वॉर ग्रुप्स कौन कौन से, आप मुझे बताओगे? पता है कौन कौन से हैं? तालिबान एज वेल एज अल-कायदा। आप देखोगे ना तो और भी ग्रुप्स थे, आपको बताओ कौन कौन से थे वो ग्रुप्स? देखो ये ग्रुप्स देख रहे हो आप, मेजर ये पोर्शन, ये सारा येलो येलो पोर्शन पता है किसका है? ये सारा येलो पोर्शन किसका है? ये येलो पोर्शन है, आप बताओ, येलो पोर्शन है तालिबान का, तालिबान का, ठीक है। फिर एक इसका भी हेड है, इसका हेड कौन है? मसूद। मसूद का नाम हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो मैं वही बता देती हूँ। और एक गाइस लेट मी क्लैरिफाई दिस, ठीक है, एक बार मैं आपको क्लैरिटी देती हूँ इस पे। क्या हुआ? ये सारा एरिया था तालिबान का, ठीक है। मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैप बता रही हूँ, ठीक है। ये था दोस्तुम का, दस्तम या दोस्तम था ऐसे कुछ, इट कुड बी DOSTUM, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये लेट करा था मसूद, मसूद। तो क्या हुआ?
इसके पीछे मैन पता है कौन था? अहमद शाह मसूद। ये बहुत बड़ा एक टेररिस्ट टाइप था। इसने नॉर्दर्न अलायंस भी बनाई थी। नॉर्दर्न अलायंस इसलिए बोलते थे कि नॉर्दर्न पार्ट में है ये तालिबान ने हेड किया था। हल्के हल्के तालिबान ने इसको भी अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, अब रीड करते हैं क्या लिखा है, देखो। तालिबान फाइनली emerged as the largest and the most powerful। भाई इतनी जगह घेर लिया उससे तो वो मोस्ट पावरफुल तो होगा ही ना तालिबान। विद देयर बेस एट कंधर। कंधर हमने पता है कहाँ पढ़ा था? जब नीचे पढ़ा था, जब मैंने कहा ये कंधर है और इसके नीचे सारा डेजर्ट एरिया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना ये बात। बाय सितंबर 1996 दे सीज्ड मतलब जब्त लेना कैपिटल काबुल। जब इसने अपने अंडर कैपिटल काबुल ही ले ली तो उसने अपने अंडर सभी ले लिया। जब अफगानिस्तान की कैपिटल उसने ले ली। तालिबान डिक्लेयर्ड अफगानिस्तान एज एन इस्लामिक स्टेट विद मुल्ला मोहम्मद अमर एज इट्स हेड। तालिबान का हेड कौन था? मुल्ला मोहम्मद अमर। ठीक है, इसको एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। मूविंग ऑन, तालिबान रूल। चलो जल्दी से आप तालिबान रूल के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम फिर मूव ऑन करें। लास्ट फाइट विच वाज हेल्ड इन द ईयर 2001 और 2014 के बीच में हुई थी। ठीक है, अमेरिका ने इन्वेड किया था, उसको हम पढ़ेंगे। बिफोर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड तालिबान रूल 1996 टू 2001 क्या रहा। द वर्ड तालिबान कम्स फ्रॉम तालिब। तालिब का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट इन अरेबिक। ठीक है, तालिबान कम्स फ्रॉम तालिब। तालिब का मतलब क्या होता है? एक स्टूडेंट इन अरेबिक। तालिबान इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट शारिया कोड। अब क्या होता है, जैसे हमारी भगवत गीता होती है ना, ऐसे ही मुस्लिम्स का शारिया कोड होता है। उसके अंदर क्या प्रेयर्स करनी है, क्या डोनेशन करनी है, क्या रिलीजियस अफेयर्स है, उसमें जो लिखा होता है। और मुस्लिम्स ना उसको पता है कैसे फॉलो करते हैं? वो उनके लिए सब कुछ होता है, उसमें जो लिखा होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इस कोड को। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शारिया कोड। देयर वर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम फॉर वुमेन। क्या हुआ? वुमेन सिर्फ अपने हस्बैंड्स के साथ या किसी अपने घर के मेन के साथ ही बाहर जा सकती थी। वो वैसे बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर वो बाहर निकलती ऐसे तो उनको मारा जाता था। देयर वर ग्रॉस ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम फॉर वुमेन। यही, इसमें बिल्कुल भी राइट्स ही नहीं थे। They were supported and backed by military by पाकिस्तान। ये सब मिलिट्री, अगर वुमेन ऐसे बाहर निकलती थी ना या फिर शारिया कोड का इंफ्रिंजमेंट होता था तो ऐसे अलाउड नहीं था बिल्कुल भी। तो मिलिट्री पाकिस्तान की जो थी ना, पाकिस्तान को कौन भेजता था? यूएस भेजता था। पाकिस्तान इसका नेबरिंग कंट्री था तो पाकिस्तान इसको सप्लाई कर देता था। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फ्रेंच कर नहीं सकते थे। तालिबान गेव शेल्टर टू अलकायदा। अलकायदा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ओसामा बिन लादेन यहीं का है, इसी ग्रुप का है। अ ड्रेडेड टेररिस्ट ग्रुप, बहुत लोग इससे डरते हैं नाम से। इट्स लीडर्स वर ओसामा बिन लादेन, मैंने भी आपको बताया ना, एंड आयमान अल जवारी। ये नाम एक बार देख लेना, आयमान अल जवारी। देयर इनफेमस एक्ट्स इंक्लूडेड बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसीज इन अफ्रीका। हमने पढ़ा था ना गल्फ वॉर में कहाँ का हुआ था? एक कीनिया में हुआ था और एक तंजानिया में हुआ था। ये आपको याद आ गया? यही बॉम्बिंग्स हुई थी। ठीक है, 1998 में। एंड 9/11 अटैक्स ऑन अमेरिका। 9/11 अटैक्स हमने थोड़ा सा बात की थी ना, अभी हम और बात करेंगे। 4 बिल्डिंग्स याद है? उन्हीं के एयरक्राफ्ट चुरा के उन्हीं की बिल्डिंग्स खत्म करने की कोशिश करी थी। व्हाइट हाउस तोड़ने का कोशिश हुई थी, आपको पता है ये बात? अटैक्स ऑन अमेरिका जो हुए थे। ठीक है, मूविंग ऑन, हम लास्टली देखो ये अटैक की पिक्चर्स है। ये 9/11 अटैक्स। 9/11 मतलब 11th ऑफ सितंबर को हुआ था। ये बहुत ही ड्रेडेड था, पता है? तभी यूएस बहुत वो रहता था, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश। मैंने गल्फ वॉर में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करी है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, वॉर अगेंस्ट टेरर, मैंने अपने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले सेशन में ही बता दिया है। मैंने ये पिछले वाले सेशन में आपको बताया था वॉर अगेंस्ट टेरर क्या होता है। या तो तुम हमारे साथ रहो, नहीं हो साथ में तो खतरा है तुम्हें। विच मीन्स अगर मुझे हल्की से भी भनक लगी है ना कि तुम लोग कुछ ना कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी अंदर हो रही है, टेररिस्ट फंडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वॉर है।
सच में ये ओपन थ्रेट्स देता था यार, यूएस वाज द गॉड ऑफ ऑल, ये सिचुएशन थी। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम भी बताया था मैंने आपको 2001 टू 2015, याद आ रहा है? चलो ठीक है, जल्दी से देखते हैं क्या हुआ था। थोड़ा थोड़ा रिलेटिव है वो पिछली स्लाइड से, बट ये वॉर थोड़ी डिफरेंट है। ऑन 7 अक्टूबर, लेस देन 1 मंथ आफ्टर 9/11 अटैक्स। अच्छा ठीक है, 9/11 अटैक्स तो हो गए, 11 सितंबर को पढ़ लिया, 4 बिल्डिंग्स तोड़ दी इन्होंने। आगे बताओ। ठीक है, यूएस एडेड बाय यूके, यूके ने एड किया था यूएस को। और किसने किया था? कनाडा ने किया था। नाटो अलाइज तो करेंगी, नाटो अलाइज तो कनाडा, नाटो अलाइज तो उसकी फ्रेंड हुई ना, नाटो तो अमेरिका ने शुरू किया था। ईयर बताओ नाटो का, 1949। ठीक है, तो क्या हुआ? NATO allies started military action against Taliban and Al-Qaeda. भाई यूएस हेट करता था, उसको लगता था जो सब कराया ना ये सब तालिबान और अलकायदा ने कराया। वो तो सेकंड गेस किसी चीज को करता ही नहीं था। उसने अलकायदा और तालिबान के अगेंस्ट क्या किया? वॉर शुरू करी। ठीक है, मिलिट्री एक्शन शुरू किया। इसका क्या रिजल्ट रहा देखो, पढ़ते हैं। By December 2001, Taliban government fell and its fighters guerrilla fight with ISAF. इसका कहना पता है क्या है? 2001 में क्या हुआ? इसका कहना ये है, जब यार यूएस के पास बहुत पावरफुल सोर्सेस थे, तालिबान के से लड़ने आया यूएस, ठीक है, 2001 में, और बाय दिसंबर ये भी फेल कर चुकी थी, ये भी गिर चुकी थी गवर्नमेंट, इसको कोई इतना सपोर्ट मिल ही नहीं पाया। ठीक है, यूएस जो इतने हथियारों के साथ आया था, इतना पावरफुल उस टाइम पे तालिबान नहीं था। ठीक है, एंड इट्स फाइटर्स गुरिल्ला फाइट। गुरिल्ला फाइट कौन सी होती है? जो वो पहाड़ों में छुप छुप कर करते हैं, ऐसे खुलेआम नहीं करते। देखो कोई फोटोग्राफ बन रही है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे माउंटेनियस एरिया होता था ना वहां पे, जैसे तो यहाँ छुप जाते थे, बहुत ही अलग टाइप का एरिया था। तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ? एक इंटरनेशनल, ये बात याद रखना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स बनाई गई थी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इतना ज्यादा वॉर हो रहे थे, इतनी ज्यादा बॉम्बिंग्स के डर बढ़ गए थे, तो इसको बनाया गया। ये गुरिल्ला फाइट उनके साथ भी करने लगे थे। फिर क्या हुआ? हामिद करजाई बिकेम द प्रेसिडेंट। इसका सबका नतीजा क्या हुआ? हामिद करजाई ने टेक ओवर कर लिया था। द तालिबान इंसर्जेंसी कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ डेकेड इन विच तालिबान रिकैप्चर्ड मेनी सिटीज एंड टाउन्स। तालिबान की इंसर्जेंसी मतलब वो छुप छुप के वार करना। लोग डरने लग गए थे, लोग सड़क पे भी नहीं आते थे, उन्हें इतना डर लगता था कि हमारे ऊपर भी बॉम्बिंग हो सकती है। उसने बहुत सिटीज एंड टाउन्स रिकैप्चर कर लिए थे। ठीक है, यूएस फोर्सेस, और जो माउंटेन्स रूरल एरियाज था, सड़क ही नहीं थी, उनको कैप्चर तो कर नहीं सकते थे। यूएस फोर्सेस किल्ड लादेन इन मई 2011। 10 साल तो उसने बहुत लड़ाई करी। ठीक है, तालिबान ने फुल प्रोटेस्ट किया, फुल जो वो कर सकता था। गवर्नमेंट ही तो गिरी थी 2001 में, और तो कुछ नहीं हुआ था। 10 साल उसने बहुत रिगरस काम किए। उसके बाद 2011 में क्या हुआ? ओसामा बिन लादेन मर गया था। और कहाँ मारा था उसको पता है? अबोताबाद, पाकिस्तान। ये पता है कौन सी जगह है जहां उसने जन्म लिया था? जहां पैदा हुआ है ना, वहीं जाके ले जाके मार दूंगा। ये हुआ था वहां पे सीन। एंड मुल्ला उमार वाज किल्ड इन 2003। मुल्ला उमार कौन था? जल्दी बताओ। जो तालिबान का हेड था, उसको भी 2003 में उन्होंने मार दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या हुआ। इन 2014 यूएस एंड नाटो फोर्सेस वेरी मतलब टेंशन में थे ऑफ स्टेइंग इन अफगानिस्तान। में डर लगता था इंडेफिनिटली। ended their combat mission leaving the fight to Afghan army। यार वो कब तक लड़ते रहते? कभी ना कभी तो उन्हें लीव करना ही था ना। उन्होंने 2014 में डिसाइड किया मुझे वापस चले जाना चाहिए नाटो फोर्सेस को। हमने अपना बहुत पैसा यहाँ खराब कर दिया, स्टेइंग इन अफगानिस्तान इंडेफिनिटली तो हो ही नहीं सकता। एंड दे एंडेड देयर कॉम्बैट मिशन लीविंग द फाइट टू अफगान आर्मी। मतलब अब तुम अफगान आर्मी, अफगानिस्तान की जो आर्मी थी, अब तुम टेक ओवर कर लो इसको। पता है ये 2400 यूएस सोल्जर्स मर गए थे। ये तुम्हें फिगर्स पता होनी चाहिए। 1100 नाटो सोल्जर्स मर गए थे। 1100 नहीं बोलते, लेट्स कॉल इट 1100 नाटो सोल्जर्स।
ऑन द अदर हैंड 43,000 सिविलियंस की डेथ हुई थी, 45,000 अफगानिस्तान के ट्रूप्स मर गए थे। जब इतने जान का नुकसान हो रहा था ना, तो यूएस ने बोला कि मुझे बैक ही कर लेना चाहिए, अब मुझे कंटिन्यू नहीं रखनी चाहिए ये लड़ाई, ठीक है। वो तो बात सारी है, यूएस को जिसको मारना था ना उसको तो मार ही दिया ना, तो बैक भी क्या ही किया। क्या हुआ फिर? अशरफ गानी बिकेम प्रेसिडेंट इन 2014। एक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ अशरफ गानी 2014 में, ठीक है। अबाउट 4,000 यूएस ट्रूप्स एंड 17,000 नाटो ट्रूप्स आर स्टेशन्ड इन अफगानिस्तान इन अ नॉन कॉम्बैटेंट। इसको पता है क्या बोलते थे? ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट। अब यूएस कह रहा था टाटा बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ, बट मैं अपने कुछ लोग पीछे छोड़ जाऊंगा। नॉन कॉम्बैटेंट मीन्स जो लड़ते नहीं थे, बट एक सपोर्ट के लिए थे, कभी उन्हें लड़ने की जरूरत पड़ जाए तो वो लड़ सकते हैं, बट फिलहाल वो नॉन कॉम्बैटेंट थे। वो कह रहे थे कि बस मैं एक सपोर्ट, एक बैकबोन सॉर्ट ऑफ बन के इन आदमियों को छोड़ के चला जाऊंगा। इसको क्या बोलते थे? ऑपरेशन रेजोल्यूट सपोर्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, बस ये लास्ट में आपको बता रही हूँ, विल एंड दिस क्लास हियर ओनली। प्रेजेंट सिचुएशन क्या थी अफगानिस्तान की? गाइस तुम लोग को समझ आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है सब कुछ? ठीक है। डिस्पाइट द हेवी यूएस प्रेजेंस, तालिबान नाउ कंट्रोल्स मोर अफगान टेरिटरी at any point since 2001 and had been carrying almost daily attacks on military outposts. उसने कहा यूएस धमकी तो देता ही था कि मैं वार कर दूंगा, डिस्पाइट द हेवी यूएस प्रेजेंस। अभी भी लोग वहां पे हैं यूएस के, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये बताया ना, territory that any point since 2001 and had been carrying almost daily attacks। हर रोज कुछ नहीं तो पता है पीडीपीए के लोग लड़ने लग गए थे वहां पे। लोग आपस में ग्रुप बना के लड़ते रहते हैं, उनकी आपस की बात ही नहीं हटती। कोई एक लीडर मर जाता है, ठीक है, तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पहले वो लोग सब उस लीडर को हटाने के लिए लगते हैं, फिर वो आपस में भी लड़ते हैं। The process to reach some settlement began in 2018। थोड़ी सिचुएशन बेटर 2018 में हुई। इन February 2020 the US and Taliban signed an agreement। करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो तुम्हें ये बात पता होगी कि यूएस और तालिबान ने एक डेडलॉक अग्रीमेंट साइन किया था कि तू कुछ नहीं करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। टू पीस आफ्टर मोर देन 18 years ऑफ वॉर। 18 साल के बाद हुआ था ये, ठीक है। द अग्रीमेंट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट विड्रॉल ऑफ यूएस ट्रूप्स। यूएस ने कहा मैं अपना पीछे कर लेता हूँ सब चीजें, बस तू एक बात ध्यान रखियो कि अब तेरी तरफ से कोई वॉर नहीं होना चाहिए, कोई वेपन्स नहीं बनने चाहिए, कोई सुनने में ना आए कि तू किसी टेररिस्ट को फंडिंग कर रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान from Afghanistan and a guarantee that Taliban will not provide safe haven to terrorists। यही मैंने आपको बताया ना कि टेररिस्ट को फंडिंग नहीं करेगा भाई तू, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बिफोर आई एंड दिस मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने 3 चीजें कवर की हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान में 3 वॉर्स थी। एक तो थी कौन सी? सोवियत इन्वेजन था, उसका ईयर बताओ मेरे को, 1979 to 1989। रेड आर्मी जब गई थी, ठीक है, रेड आर्मी किसकी थी? सोवियत यूनियन की थी। फिर अफगान सिविल वॉर हुई। अफगान सिविल वॉर कब हुई? 1996 to 2001। फिर 2001 से लेकर फिर कब तक हुआ था? जल्दी बताओ। 2001 से लेकर 2014 तक हुई थी। अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है, करप्शन में देख लो, आप किसी चीज में भी देख लो। अच्छा ठीक है, थोड़े से प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बताऊं। टॉकिंग अबाउट करप्शन, और इफ यू टॉक अबाउट वुमेन एजुकेशन, रेफ्यूजी की बात कर लेते हैं। ये जनरल वो बता रही हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वहां है क्या, ठीक है। रियल लाइफ सिनेरियो बता रही हूँ, ठीक है। रेफ्यूजीज की बात कर लेते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं। हर चीज में अफगानिस्तान बॉटम में मिलेगा तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ बॉटम में ही मिलेगा। बट नहीं, करप्शन कहाँ है? करप्शन टॉप मोस्ट पे मिलेगा। करप्शन बहुत ज्यादा है। पता है क्या कहा था? सैलरी जा रही है 100 लोगों की, काम कितने कर रहे हैं? 50। 100 लोगों की सैलरी पे 50 लोग काम कर रहे हैं। देख रहे हो करप्शन का लेवल? अब बहुत ज्यादा करप्टेड है। वुमेन एजुकेशन, भाई अपने आदमी के बिना, अपने घर के किसी मेन मेंबर के बिना वो औरत बाहर नहीं निकल सकती, नहीं तो उसे मारा जाएगा, उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। यार ये क्या है?
इतने लोग तभी तो रेफ्यूजीज पाकिस्तान और ईरान में भाग गए, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है यार। ठीक है, समझ रहे हो, वुमेन एजुकेशन तो है ही नहीं। और तुम्हें क्या लगता है अगर ये एजुकेशन इलिटरेसी है, लिटरेसी नाम की चीज नहीं है वहां पे भाई, स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे, तभी तो लोग इधर उधर फ्लाई कर रहे हैं कहीं जाए, वहां पे कोई फैसिलिटीज ही नहीं है, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। तो मैं एक बात लास्ट ये बता रही थी, तुम्हें क्या लगता है कि ये 30-40 इयर्स में कुछ बेटर हो जाएगा? भाई आज जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं 15 साल से छोटे, जब वही लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यही तो फ्यूचर है, अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो ये बढ़ेंगे कैसे? समझ रहे हो, सारी बात है ये। तो अफगानिस्तान इन नियर 30-40 इयर्स कुछ संभलने नहीं वाला है, देख लेना तुम लोग। बाकी तुम लोग रीड कर सकते हो अफगानिस्तान के बारे में, बहुत कुछ है गूगल पे, गो वॉच इट। अच्छा एक लास्ट बात यार, टारगेट पता है ना तुम लोग को, 100 on 100 टारगेट है, ठीक है, एंड आई विल हेल्प यू अचीव दिस। आई एम ऑल्सो 100 स्कोरर, मेरे भी इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में 100 आए थे, एंड आई विल हेल्प यू गाइज, सच में। मतलब तुम लोग को कोई भी बात करनी है, आई एम हियर टू हेल्प यू, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड आई विल एक्सप्लेन यू 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, जितनी बार तुम्हें नहीं समझ आएगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, आंसर कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे पॉइंट्स लिखना है, कैसे किसी चीज को डिफाइन करना है, पेपर पैटर्न क्या है, सब चीजें मेरे दिमाग में है। आई विल हेल्प यू गाइज आउट, ठीक है। तो बस यही बताना था कि यार 100 नहीं आएंगे, 99 तो आएंगे ही आएंगे, और पक्का आएंगे यार, सबके आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ टाइम की बात रह गई है बस। 12th बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है। एंड टेक केयर, लाइक कर देना, सब्सक्राइब, कमेंट भी कर देना, बता देना अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो, एंड आई विल हेल्प यू, कोई सजेशन हो तो भी बताना, एंड आई एम हियर ऑलवेज, ठीक है। ध्यान रखना अपना, टेक केयर, बाय बाय।